हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अमितन एकेडमी। आई होप आप सभी अपनी ज़िंदगी में बेहतर कर रहे होंगे और बेहतरीन के तलाश में होंगे। तो आज आप सभी के लिए न्यू लेक्चर लेकर आ गए हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स का। तो आइए देखते हैं आज के क्लास का एजेंडा क्या है। आज के क्लास के एजेंडा में हम सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू सिलेक्शन स्टेटमेंट। देन हम डिस्कस करेंगे इफ स्टेटमेंट को। उसके बाद हम इफ एल्स स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे एडवांटेज ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट। उसके बाद हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू रिपीटेशन स्टेटमेंट्स और उसी का दूसरा नाम है लूप्स। ठीक है। देन हम डिस्कस करेंगे फॉर लूप के बारे में, देन वाइल लूप के बारे में, उसके बाद डू वाइल लूप के बारे में और लास्ट में हम लूप का क्या एडवांटेज है उन चीजों को डिस्कस करेंगे। तो आज के क्लास का ये सारा का सारा पॉइंट है जो कि डिस्कस होगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी तक तो आप सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको अपडेटेड वीडियो सबसे पहले मिल जाए। और यदि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे इंट्रोडक्शन टू सिलेक्शन स्टेटमेंट। तो इनको स्टेटमेंट को समझते हैं सबसे पहला पॉइंट के हेल्प से। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स आर यूज इन प्रोग्रामिंग टू मेक डिसीजन। सिलेक्शन स्टेटमेंट जो है यूज होता है प्रोग्रामिंग में डिसीजन लेने के लिए। ठीक है। पॉइंट है दे अलो ए प्रोग्राम टू चूज ए स्पेसिफिक पाथ। यानी कि जो हमारा सिलेक्शन स्टेटमेंट है ये अलो करता है प्रोग्राम को कोई एक स्पेसिफिक पाथ चूज करने के लिए। किसका पाथ? तो एग्जीक्यूट जो हमारा होते रहता है प्रोग्राम, तो उनके एग्जीक्यूशन के पाथ को चूज करने के लिए और किसी न किसी सर्टेन कंडीशन के बेस पे वो चूज कर पाता है। ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिलेक्शन स्टेटमेंट का टू टाइप्स होता है। उनमें से सबसे पहला टाइप्स है इफ स्टेटमेंट और दूसरा है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो आई होप आपको सभी पॉइंट्स क्लियर होगा अच्छे से। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे है इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट को समझते हैं सबसे पहला पॉइंट के हेल्प से। इफ स्टेटमेंट इज ए टाइप ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या है? ये एक सिलेक्शन स्टेटमेंट का टाइप्स है विच इज यूज, जो कि यूज होता है कब? जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन हो, तो उस केस में हम इफ स्टेटमेंट को यूज करते हैं। इसका नेक्स्ट है सिंटैक्स। तो इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या होता है उन चीजों को हम देखते हैं। सबसे पहले हम सिंटैक्स में लिखते हैं इफ, और ये इफ जो है स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर में हम लिखते हैं कंडीशन। ठीक है। कंडीशन यदि हमारा ट्रू हुआ तो इस ब्लॉक के अंदर में जाएगा और अपना एग्जीक्यूट करेगा एक एक स्टेटमेंट को। तो इसके अंदर में स्टेटमेंट रहता है, ये स्टेटमेंट कितना भी हो सकता है, उसका कोई लिमिट नहीं है। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, तो ये इस तरह से कई सारा हो सकता है। तो ये जो हमारा कंडीशन है ये हमारा यदि ट्रू हुआ तो जाकर के ये ब्लॉक के अंदर जाएगा, अदरवाइज ये नहीं जाएगा। यदि ये फॉल्स हो गया तो उस केस में ये इस ब्लॉक के अंदर में नहीं जाएगा, ये स्किप कर देगा, बाहर जा जाएगा। यहाँ पे यदि कोई कोड लिखा हुआ है तो वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये नीचे वाला कोड को एग्जीक्यूट करने लगेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे एग्जांपल के हेल्प से इफ स्टेटमेंट को समझते हैं। सबसे पहले कि हमारे पास सबसे पहले एक प्रॉब्लम है कि कोई नंबर है और उस नंबर को चेक करना है क्या वो 0 से ग्रेटर देन है या नहीं है। तो इसे कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें एक नंबर लेना पड़ेगा। तो हम इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है। इंट कीवर्ड को, इंट एक डेटा टाइप है, आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। उसके हेल्प से हम एक नंबर नाम का वेरिएबल बना लिए और इसमें सपोज हम 5 स्टोर कर दिए। ठीक है। अब ये चेक करेगा क्या ये 0 से ग्रेटर देन है या नहीं है। यदि ये ग्रेटर देन है तो प्रिंट कर दे यस। ठीक है। तो यहाँ पे इफ हमें एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे हम बताए हुए थे सिंटैक्स में। तो इफ लिखेंगे उसके बाद हमें कंडीशन देना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे कि सिंटैक्स में बता रखे हैं। तो कंडीशन क्या हो जाएगा कि नम ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, ये कंडीशन होगा। तो अब इसके अंदर में हम लिख सकते हैं ये कंडीशन ट्रू हुआ तो प्रिंट एफ फंक्शन के हेल्प से ये प्रिंट कर दे कि यस, यानी कि ये जो है 0 से ग्रेटर देन है।
यदि ये फॉल, ये जो है यस कब होगा, जब ये हमारा कंडीशन ट्रू होगा। ट्रू वाले कंडीशन में ये हमारा आउटपुट मिल जाएगा यस। अदरवाइज यदि ये फॉल्स हो गया तो उस केस में ये हमारा नहीं हो पाएगा यस। ठीक है, यदि हम यहाँ पे जीरो रख दे नम में तो फिर यहाँ पे आएगा जीरो, तो जीरो ग्रेटर देन जीरो है, ये नहीं है ग्रेटर देन, तो यहाँ पे ये हो गया फॉल्स। तो फॉल्स में ये ब्लॉक के अंदर में नहीं आएगा, एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ये बाहर से ही बाहर यहाँ पे आ जाएगा और नीचे का स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने लगेगा। आई होप आपको क्लियर होगा ये एग्जाम्पल। आगे जाकर के हम प्रोग्राम करेंगे अच्छे से इन सभी को। फिलहाल आप ये सिंटैक्स को याद रखना कि इफ स्टेटमेंट का क्या सिंटैक्स होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ एल्स स्टेटमेंट को समझते हैं सबसे पहला पॉइंट के हेल्प से। इफ एल्स स्टेटमेंट इज ए टाइप ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट। ये भी क्या है, सिलेक्शन स्टेटमेंट का एक टाइप है जो कि यूज होता है जब हमारे पास सिर्फ दो ही कंडीशन हो, तो उस केस में हम यूज करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट का। तो इसका सिंटैक्स देखते हैं। तो इस सिंटैक्स में सबसे पहले इफ लिखाता है जो कि स्मॉल लेटर में लिखाएगा और यहाँ पे कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, कंडीशन आ गया और यदि ये ट्रू हुआ तो इसके अंदर का स्टेटमेंट चलेगा, और यदि ये फॉल्स हो गया तो एल्स वाला पार्ट चलेगा। एल्स के अंदर में जो भी स्टेटमेंट रहेगा वो चलेगा। तो ये इसका सिंटैक्स है, तो आप ध्यान रखना। तो नेक्स्ट हम एग्जांपल के हेल्प से भी समझते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक नंबर है और उसे चेक करना है कि क्या ये पॉजिटिव है या नहीं है। सपोज एक हमारे पास इंट टाइप का वेरिएबल है जिसका नाम नम है और इसमें स्टोर है 10। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि ये जो नम नाम के वेरिएबल में जो 10 स्टोर है ये पॉजिटिव नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले कंडीशन एक लिखना पड़ेगा कि नम जो है क्या होनी चाहिए पॉजिटिव के लिए, तो 0 से ग्रेटर देन होनी चाहिए। यहाँ पर नम ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और ये यदि ट्रू हुआ तो हमें प्रिंट कर दे, और ये हम प्रिंट करवा लेंगे प्रिंट एफ फंक्शन के हेल्प से कि पॉजिटिव नंबर। ठीक है, पॉजिटिव नंबर ये हमें दे देगा। और यदि ये फॉल्स है तो उस केस में ये प्रिंट कर देगा नॉट पॉजिटिव नंबर, नॉट पॉजिटिव नंबर। ठीक है, इस तरह से आप यदि ये जो कंडीशन लिखोगे तो ये जो ब्लॉक लिखते हैं सेमी ब्रैकेट, तो आपके यहाँ पे यदि मल्टीपल स्टेटमेंट है यानी कि मोर देन वन है, तो आप सिंगल स्टेटमेंट यानी कि एक लाइन जो है जिस तरह से यहाँ पे लिखे हुए हैं इफ, वो विदाउट इस ब्रैकेट के लिख सकते हो। ठीक है, और यदि आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट है तो आपको फिर ये ब्रैकेट लगाना ही पड़ेगा, और एक स्टेटमेंट है तो बिना ब्रैकेट यूज के भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल हो गया। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे एडवांटेज ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट। तो समझते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट का एडवांटेज। सबसे पहला पॉइंट के हेल्प से, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। ये सिलेक्शन स्टेटमेंट जो है डिसीजन लेने में काफी हेल्प करता है। नेक्स्ट है इम्प्रूव्स प्रोग्राम कंट्रोल एंड लॉजिक। ये जो सिलेक्शन स्टेटमेंट है ये काफी इम्प्रूव कर देता है प्रोग्राम के कंट्रोल को, यानी कि फ्लो किस तरह से होगा और उनके लॉजिक को। ठीक है, नेक्स्ट है मेक्स कोड डायनेमिक एंड रिस्पॉन्सिव। ये सिलेक्शन स्टेटमेंट जो है कोड को काफी डायनेमिक बना देता है और रिस्पॉन्सिव भी बना देता है। नेक्स्ट है रिड्यूस रिडेंडेंसी। ये जो है रिडेंडेंसी को कम कर देता है, यानी कि एक कोड को, एक स्टेटमेंट को आप बार बार जो लिखोगे उन चीजों को ये कम कर देता है। ठीक है, आई होप आपको एडवांटेज अच्छे से समझ में आ गया होगा सिलेक्शन स्टेटमेंट का। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे है रिपीटेशन स्टेटमेंट। तो इसे समझते हैं सबसे पहला पॉइंट के हेल्प से। तो रिपीटेशन स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली। यानी कि जो हमारा रिपीटेशन स्टेटमेंट है ये यूज ही होता है ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट कहने का मतलब है
कि मोर देन वन स्टेटमेंट, कई सारा स्टेटमेंट लिखा हुआ रहेगा और वो तब तक चलता रहेगा जब तक उसका कंडीशन ट्रू है। ठीक है, तो जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक वो रिपीट करते रहेगा, वो एग्जीक्यूट होते रहेगा। ठीक है, और जैसे ही फॉल्स होगा तो वो रुक जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, आप दूसरे तरीका से भी ये रिपीटेशन स्टेटमेंट को समझ सकते हो कि जब हमारे पास फिनाइट, फिक्स या काउंटेबल नंबर ऑफ स्टेटमेंट हो तो वो रिपीट होते रहता है फिनाइट टाइम के लिए। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं लूप। लूप और रिपीटेशन स्टेटमेंट दोनों सेम ही होता है, दूसरा नाम है। तो यहाँ पे आप टाइप्स देख सकते हो। सबसे पहला है फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। तो एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे, हम अच्छे से समझेंगे और प्रोग्राम भी बनाएंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे है फॉर लूप। तो फॉर लूप को हम समझते हैं सबसे पहला पॉइंट के हेल्प से। फॉर लूप इज यूज, ये जो यूज होता है कब, व्हेन नंबर ऑफ आइटरेशन इज नोन इन एडवांस, जब हमें पहले से ही पता रहता है कि कितना बार चलेगा। ठीक है, तब उस केस में हम यूज करते हैं फॉर लूप का। नेक्स्ट सिंटैक्स है फॉर लूप का। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर। ये फॉर आप ध्यान रखना है कि स्मॉल लेटर में लिखना है, कैपिटल में नहीं लिखना है। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन लिखा जाता है। इनिशियलाइजेशन कहने का मतलब है कि वेरिएबल का किस वैल्यू से आप इनिशियलाइज कर रहे हो। सपोज दैट हमारे पास आई नाम का एक वेरिएबल है और उसे 0 से हम इनिशियलाइज कर दिए हैं, तो इस टाइप से इनिशियलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन आ जाता है, उसके बाद कंडीशन आता है। कंडीशन चेक करेगा बार बार, जैसे कि हमें सपोज दैट कि आई को जो है 10 बार चलाना है, तो ये आई लेस देन 10, इस टाइप से आप कंडीशन लिख सकते हो। और लास्ट में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आता है, यानी कि ये दोनों ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो लास्ट में हम वो लिखते हैं। और ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर दो टाइप का होता है, एक तो होता है पोस्ट इंक्रीमेंट और दूसरा होता है प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, उसी तरह डिक्रीमेंट भी होता है, पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट। तो ये सब कुछ आप आगे जाकर के में भी पढ़ोगे। तो फिलहाल आप इतना ध्यान रखना कि इस टाइप से सिंटैक्स होता है फॉर लूप का। उसके बाद ये वाला जैसे ही ट्रू हुआ कंडीशन वगैरह, तो फिर जाकर के ये अंदर के जो भी स्टेटमेंट रहता है, जो भी बॉडी रहता है, वो एग्जीक्यूट होता है एक एक करके। ठीक है, तो हम फॉर लूप को एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि 0 से लेकर के 10 तक के नंबर को हमें प्रिंट करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें जो यहाँ पे जो इनिशियलाइज करेंगे कोई वेरिएबल, तो वो पहले हमें वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो सपोज दैट आई नाम का वेरिएबल है और हमें 0 से लेकर के 10 तक के नंबर को प्रिंट करना है, तो हम इसे 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम फॉर लूप लगाएंगे जो कि स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा और यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा 0 से। ठीक है, ताकि हम 0 से स्टार्ट कर पाए वैल्यू को प्रिंट करना। तो इनिशियलाइजेशन कहने का मतलब है कि जो वैल्यू है वो वेरिएबल में स्टोर करवाना, उसी को बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमें कंडीशन लिखना पड़ेगा। तो हमें कहां तक प्रिंट करना है, तो 10 तक। तो लेस देन इक्वल टू 10 यहाँ पे कंडीशन दे देंगे और इंक्रीमेंट यहाँ पे ऑपरेटर लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें हर बार जो है एक वैल्यू से इंक्रीज करते रहना है। तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर का एक्चुअली मीनिंग होता है इस तरह से, आई इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक, यानी कि आई का जो वैल्यू है उसमें हर बार 1 इंक्रीज हो जाएगा, तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। ठीक है, और फिर अंदर में ये प्रिंट करेगा आई के वैल्यू को प्रिंट एफ फंक्शन के हेल्प से। परसेंटेज डी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में आ जाएगा और ये परसेंटेज डी इंटीजर टाइप के वैल्यू को प्रिंट करने के लिए स्पेसिफायर होता है। ठीक है, और यहाँ पे कॉमा लगा करके आई लिख देंगे वेरिएबल जो है जिसका वैल्यू प्रिंट करेगा। यहाँ पे ब्लॉक को बंद कर देंगे। तो ये क्या करेगा कि सबसे पहले आई का वैल्यू इनिशियलाइज हुआ 0 से, तो आई का यहाँ पे आपको ड्राई रन भी करके दिखा देते हैं। यहाँ पे आई का वैल्यू आएगा जो कि स्टार्टिंग में 0 है और यहाँ पे आउटपुट प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, तो आई का वैल्यू यहाँ पे 0 है और फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, क्या आई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है, तो कंडीशन ट्रू हुआ तो नीचे आ जाएगा। फर्स्ट बार ये इंक्रीमेंट पे नहीं जाता है। ठीक है, सबसे पहली बार ये कंडीशन ही चेक करके नीचे आ जाता है। तो आई का वैल्यू क्या है, 0 है, तो आएगा यहाँ पे आउटपुट में 0 प्रिंट कर देगा। ठीक है, फिर अब यहाँ से जो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर के पास जाएगा। अब ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, आई के वैल्यू को एक इंक्रीज कर देगा, यानी कि 0 से 1 हो जाएगा।
अब 1 यहाँ पे चेक करेगा कंडीशन, क्या 1 जो है लेस देन इक्वल टू है 10, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। आई का वैल्यू क्या है 1 है, तो ये कंडीशन ट्रू हुआ। तो फिर जाकर के यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आई का वैल्यू इस वेरिएबल के हेल्प से प्रिंट कर देगा, यहाँ पे हो जाएगा 1। उसके बाद फिर यहाँ से जाएगा आई प्लस प्लस के पास, यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर के पास, तो फिर आई का वैल्यू जो है 1 इंक्रीज कर देगा, यानी कि 2 हो जाएगा। फिर 2 हुआ तो यहाँ पे चेक करेगा कि क्या आई का जो वैल्यू है वो 10 से लेस देन है, तो आई का वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन हमारा ट्रू हो गया। फिर नीचे आएगा यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन के हेल्प से आई का वैल्यू को प्रिंट कर देगा, 2 आ गया, ठीक है। फिर ये आ जाएगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर के पास और आई का वैल्यू को 1 इंक्रीज कर देगा, अब 2 से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब 3 चेक करेगा क्या आई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन हमारा ट्रू हो गया, तो आएगा और इस फंक्शन के हेल्प से, प्रिंटफ फंक्शन के हेल्प से वो प्रिंट कर देगा 3 हो गया। अब फिर यहां से जाएगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर के पास, इंक्रीमेंट ऑपरेटर के पास गया और यहाँ पे आई का वैल्यू इंक्रीज कर दिया, अब क्या होगा 3 से 4, तो 4 अब चेक करेगा फिर से कंडीशन, क्या आई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है, तो हमारा कंडीशन ट्रू हो गया। तो यहाँ पर आएगा आई का वैल्यू प्रिंट कर देगा, तो अब हो जाएगा 4। अब फिर यहाँ से जाएगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर के पास और यहाँ पे इंक्रीज कर देगा आई का वैल्यू, अब क्या हो जाएगा 5, तो 5 को फिर से चेक करेगा यहाँ पे कंडीशन, क्या आई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन हमारा ट्रू हो गया। तो ट्रू होते ही यहाँ पे इस फंक्शन के हेल्प से यहाँ पे प्रिंट कर देगा, यानी कि 5 आ जाएगा। फिर जो है यहाँ से जाएगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर के पास और 5 का वैल्यू 1 इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। तो 6 होते ही फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक करने आएगा, क्या आई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है, तो हमारा ट्रू है कंडीशन, तो यहाँ पे आएगा प्रिंटफ फंक्शन के हेल्प से यहाँ पे प्रिंट कर देगा 6, तो फिर से ये इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ से जाएगा इस तरह से आई के पास, तो ये फिर से 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे चेक करेगा कंडीशन, आई लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन ट्रू मिलेगा इसे, फिर नीचे आएगा और यहाँ पे प्रिंट कर देगा 7। इसके बाद फिर से ये इसी तरह से जाते रहेगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर के पास और एक एक वैल्यू इंक्रीज करते जाएगा और यहाँ पे कंडीशन चेक करते जाएगा, ठीक है। जैसे ही एक ये इंक्रीज होते होते 10 हो गया, तो यहाँ पे 10 जाएगा आई के पास और यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, कंडीशन चेक हुआ कि क्या इसका वैल्यू 10 लेस देन इक्वल टू है आई का वैल्यू, तो ये यहाँ पे ट्रू मिल जाएगा, तो यहाँ प्रिंट फंक्शन के हेल्प से यहाँ पे प्रिंट कर देगा 10। फिर एक बार लास्ट में भी जाएगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा और आई का वैल्यू 10 से 11 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करा क्या आई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गया, तो फिर जाकर के अंदर ना जाकर के यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से चलता है, इसी को बोलते हैं ड्राई रन करना। ये जो अभी किए हैं इसी को बोलते हैं ड्राई एंड रन करना, आपको इसी सीरीज में मिलेगा, पढ़ा चुके हैं ड्राई रन, तो इसी को बोलते हैं ड्राई रन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप को समझते हैं सबसे पहला पॉइंट के हेल्प से। व्हाइल लूप एग्जीक्यूट्स ए ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज द गिवन कंडीशन इज ट्रू। मतलब व्हाइल लूप जो है तब तक चलते रहता है, इसका जो ब्लॉक ऑफ कोड रहता है वो तब तक चलते रहता है जब तक उसका कंडीशन ट्रू हो, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स आप देख सकते हो कि सबसे पहले व्हाइल लिखते हैं और ये व्हाइल जो है स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, फिर यहाँ पे कंडीशन देते हैं और उसके बाद जो कंडीशन ट्रू हुआ, कंडीशन यदि ट्रू हुआ तो ये ब्लॉक के नीचे आ जाएगा और एक एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने लगेगा। और यहाँ पे एग्जांपल के हेल्प से हम समझते हैं व्हाइल लूप को, जैसे कि हम पहले वाले स्लाइड पे देख चुके हैं कि फॉर लूप का एग्जांपल 0 से लेकर के 10 तक के वैल्यू को प्रिंट करना। तो ऐसे ही हम व्हाइल लूप से भी कर सकते हैं 0 से लेकर के 10 तक के वैल्यू को प्रिंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंट नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम आई है और इसे 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। 0 से इनिशियलाइज इसलिए कर रहे हैं ताकि हम 0 से वैल्यू को प्रिंट कर पाए और ये हर बार एक एक इंक्रीज होते जाएगा, इंक्रीमेंट होते जाएगा और वो 10 तक जाएगा। तो उसके बाद हमें एक कंडीशन लिखना पड़ेगा और वो कंडीशन व्हाइल लूप के हेल्प से लिखेंगे। और ये व्हाइल जो है ध्यान रखना आप कि स्मॉल लेटर में लिखना है, ठीक है।
और यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन क्या लिख सकते हैं कि हमें 10 तक प्रिंट करना है, तो यानी कि i इज लेस देन इक्वल टू 10। ये i का वैल्यू जो है कम होनी चाहिए 10 से और उसके बराबर तक ये प्रिंट करते रहेगा। तो यहाँ पे प्रिंट एफ फंक्शन के हेल्प से हम वैल्यू को प्रिंट करवाते जाएंगे, %d, और यहाँ पे स्लेशन लगा देंगे। स्लेशन लगाने से क्या होता है कि इसका मीनिंग है नेक्स्ट लाइन पे, हर बार जो ये नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करता जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर लूप में किए हुए थे, वहां पे स्लेशन नहीं लगाए थे, यहाँ पे आप लगा सकते हो, ठीक है। आप कहीं पे भी लगा सकते हो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करवाने के लिए। फिर यहाँ पे कॉमा लिखेंगे और फिर यहाँ पे आपका जो वेरिएबल है i, जिसका वैल्यू आप प्रिंट करवाओगे, वो लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी लिखना पड़ेगा आपको। आप इस तरह से लिखो या नहीं तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, i इक्वल टू i+1, दोनों सेम है। फिर इसे बंद कर दो, तो ये अब एग्जीक्यूट होते जाएगा। i का वैल्यू देखेगा 0 है, यहाँ से i का वैल्यू 0 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन चेक करेगा क्या ये कंडीशन ट्रू है, तो हमारा कंडीशन ट्रू मिलेगा, तो ये नीचे आ जाएगा। प्रिंट एफ फंक्शन के हेल्प से ये i का वैल्यू को प्रिंट कर देगा इधर, ठीक है। i का वैल्यू इधर आउटपुट, i का वैल्यू 0 था, तो यहाँ पे 0 आकर के इस प्रिंट एफ के हेल्प से 0 प्रिंट कर देगा। फिर नीचे आएगा, नीचे में i के वैल्यू को एक इंक्रीज कर देगा, तो यहाँ पे 1 हो गया। फिर अब ये जो है यहाँ से आ जाएगा यहाँ पे कंडीशन चेक करने के लिए, ऊपर नहीं जाएगा, बस ये कंडीशन वाले तक ही आएगा। कंडीशन चेक करेगा क्या i का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है, तो i का वैल्यू अभी क्या हो चुका है, 1 हो चुका है, तो हमारा कंडीशन ट्रू हो गया। तो नीचे आएगा, ये प्रिंट एफ फंक्शन के हेल्प से फिर से i का वैल्यू को प्रिंट कर देगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। देन फिर से यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे आएगा और i का वैल्यू को एक इंक्रीज कर देगा, फिर से ये i इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से, तो i का वैल्यू अब i 1 की जगह 2 हो जाएगा। और फिर से ये कंडीशन यहाँ से जाएगा ये चेक करने के लिए, चेक करेगा क्या i का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है, तो कंडीशन ट्रू मिलेगा। तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा प्रिंट एफ के पास, प्रिंट एफ के पास आया और i का वैल्यू जो है वो प्रिंट कर देगा। i का वैल्यू क्या है 2, तो 2 प्रिंट कर देगा। फिर नीचे आया और i का वैल्यू को एक इंक्रीज कर देगा यहाँ पे, तो 2 से 3 हो गया। फिर अब ये यहाँ से जाएगा कंडीशन चेक करने के लिए, क्या i का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन ट्रू है, तो फिर आएगा प्रिंट एफ फंक्शन के हेल्प से ये प्रिंट कर देगा i के वैल्यू को, यहाँ पे 3 हो गया। फिर नीचे आएगा, यहाँ पे i का वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगा, 3 से हो गया 4, ठीक है। फिर ये आएगा यहाँ से कंडीशन चेक करने के लिए, कंडीशन चेक किया क्या i का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन ट्रू मिल गया। फिर नीचे इफ ये प्रिंट एफ फंक्शन के हेल्प से प्रिंट कर देगा i के वैल्यू को, तो यहाँ पे 4 हो गया। और फिर नीचे आएगा और यहाँ पे i इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से, ठीक है, तो यहाँ से 4 से 5 हो जाएगा। देन फिर ये आ जाएगा यहाँ पे कंडीशन चेक करने के लिए, कंडीशन चेक करेगा क्या i का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन ट्रू मिला, तो फिर आ जाएगा ये प्रिंट एफ फंक्शन के पास, प्रिंट एफ फंक्शन के हेल्प से जो i का वैल्यू है 5 वो यहाँ पे आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर ये आएगा i++ के पास, यानी इसका मीनिंग भी आपको यहाँ पे बता दिया कि i इक्वल टू i+1, यानी कि i का जो वैल्यू है उसमें 1 इंक्रीज कर दो, तो 5 से हो जाएगा ये 6। फिर ये जाएगा कंडीशन चेक करने के लिए, यहाँ पे कंडीशन चेक किया i जो लेस देन इक्वल टू 10 हुआ, कंडीशन ट्रू मिल गया। फिर जाकर के प्रिंट एफ फंक्शन के हेल्प से ये प्रिंट कर देगा 6, तो फिर ये इंक्रीज होगा i का वैल्यू और 6 से क्या हो जाएगा 7। फिर जाकर के ये कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू मिला, फिर ये वैल्यू को प्रिंट कर देगा। फिर ये i++ हुआ, कंडीशन एक इंक्रीज हो गया i का, 7 से हो गया 8। फिर ये कंडीशन चेक करेगा क्या i का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन ट्रू मिला। फिर आएगा प्रिंट एफ फंक्शन के पास और यहाँ पे i का वैल्यू को प्रिंट कर देगा। फिर नीचे आया i++ के पास और i का वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगा, 9 हो गया। फिर ये जाकर के यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन चेक किया, इसका कंडीशन ट्रू मिल गया। फिर आएगा प्रिंट एफ फंक्शन के पास और ये यहाँ पे 9 प्रिंट कर देगा। और फिर नीचे आया i++ यानी कि i का वैल्यू एक इंक्रीज कर देगा यहाँ पे भी, तो 10 हो गया। फिर ये आएगा यहाँ पे कंडीशन चेक करने के लिए, कंडीशन चेक किया, कंडीशन इसे ट्रू मिला। फिर आएगा नीचे प्रिंट एफ फंक्शन के हेल्प से 10 प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर नीचे आया i++, फिर i का वैल्यू को एक इंक्रीज कर देगा, 11 हो गया। फिर ये जाएगा यहाँ पे कंडीशन चेक करने के लिए,
11 इज लेस देन इक्वल टू 10, क्या ये कंडीशन ट्रू है? ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गया। फॉल्स जैसे ही हुआ तो अब ये इस ब्लॉक के अंदर में नहीं जाएगा एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। अब ये डायरेक्ट यहाँ से नीचे आ जाएगा, नीचे में यदि कुछ स्टेटमेंट लिखा होगा तो वो एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज ये निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रिंट करवा सकते हो 0 से 10 तक के वैल्यू को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो इसी तरह से फॉर लूप में भी, वाइल लूप में भी, और डू वाइल नेक्स्ट में हम समझेंगे, तो डू वाइल में भी होता है, ठीक है। तो लूप को इस तरह से आप ड्राई रन करके भी समझ सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे है डू वाइल लूप। फर्स्ट पॉइंट के हेल्प से समझते हैं डू वाइल लूप को। डू वाइल लूप इज ए टाइप ऑफ रिपीटेशन स्टेटमेंट। ये डू वाइल लूप क्या है? ये टाइप है रिपीटेशन स्टेटमेंट का, जिसमें कंडीशन जो है चेक होता है आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी। लूप का बॉडी जो है एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद वो कंडीशन चेक करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि डू वाइल लूप का जो है यूज है वो मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम को बनाने के लिए होता है, ठीक है। आप सिंटेक्स समझ सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे डू लिखा जाता है, ठीक है। डू ये स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, ध्यान रखना। और उसके बाद यहाँ पे बॉडी के अंदर में स्टेटमेंट जो भी होगा वो इंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हो। फिर लास्ट में जब ये ब्लॉक बंद हो जाएगा लूप का, तब जाकर के वाइल कीवर्ड को यूज करके हम कंडीशन को चेक करते हैं। तो इसी को बोलते हैं डू वाइल लूप, ठीक है। ये उसका सिंटेक्स हुआ। और आप ध्यान रखना यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन भी लगाते हैं वाइल कंडीशन के बाद। ये सिर्फ सेमीकोलन लगता है डू वाइल लूप में। ये सेमीकोलन का मतलब ही होता है टर्मिनेट करना, यानी कि एंड कर देना। और बाकी लूप में नहीं होता है। जैसे फॉर लूप हुआ तो फॉर लूप में सेमीकोलन नहीं लगाते हैं, क्योंकि उसके बाद उसका बॉडी रहता है। आप देखे होंगे फॉर लूप में तो सबसे यहाँ पे ब्रैकेट ब्लॉक स्टार्ट होता है और यहाँ पे जो भी कंडीशन वगैरह रहता है वो होता है। यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यदि ये लगा देते तो ये यहीं से टर्मिनेट हो जाता, इसका ब्लॉक जो होता है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होता, ठीक है। और उसी तरह वाइल लूप में भी। बट यहाँ पे क्या है कि इसका ब्लॉक जो है पहले ही एग्जीक्यूट हो जाता है, तो इसलिए वाइल कंडीशन लगा करके लास्ट में सेमीकोलन यहाँ पे लगा देते हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और हम एग्जाम्पल के हेल्प से भी समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं डू वाइल लूप का। तो सेम रखते हैं 0 से लेकर के 10 तक के वैल्यू को प्रिंट करना, जैसे कि हम वाइल लूप और फॉर लूप में भी कर चुके हैं। तो डू वाइल से भी सेम ही करते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लैरिफाई मिल जाए। पहले हम इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना लेंगे और उसमें वैल्यू 0 स्टोर कर लेंगे। तो बनाते हैं इंट आई इक्वल टू 0। इस तरह से हम वेरिएबल बना लेंगे। और उसके बाद हमें डू लिखना, डू वाला पार्ट आप देख सकते हैं। डू यानी कि हमें करना क्या है? हमें करना है प्रिंट। प्रिंट एफ फंक्शन के हेल्प से हम प्रिंट कर देंगे %d सलेशन लगा देते हैं ताकि हर वैल्यू जो है नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होते जाए। उसके बाद कोमा और आई का वैल्यू प्रिंट करना है तो आई लिख देंगे, फिर लास्ट में सेमीकोलन लगा देंगे ताकि टर्मिनेट हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो है आई का वैल्यू इंक्रीज भी होना चाहिए, तो यहाँ से इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी लिख देंगे, ठीक है। और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। फिर जाकर के ये वाइल लिखेंगे और ये वाइल ध्यान रखना स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। और यहाँ पे कंडीशन देंगे। कंडीशन क्या दे सकते हैं 0 से लेकर के 10 तक के वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए? तो वो आई लेस देन इक्वल टू 10 हो जाएगा। ये हमारा कंडीशन हुआ और यहाँ पे सेमीकोलन लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जैसे वाइल लूप में किए थे उसी तरह से सबसे पहले ये आएगा, आई नाम का एक वेरिएबल चेक करेगा कि हाँ बना हुआ है। आई नाम का वेरिएबल बनेगा जिसमें कि 0 से इनिशियलाइज हुआ है। फिर डू आएगा, प्रिंट एफ फंक्शन मिलेगा। प्रिंट एफ फंक्शन के हेल्प से जो आउटपुट है वो प्रिंट होते जाएगा। सबसे पहले आई का वैल्यू क्या है 0, तो 0 प्रिंट कर देगा। फिर आई का वैल्यू को इंक्रीज कर देगा, यानी कि 0 से 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा क्या आई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है। कंडीशन ट्रू मिला इसे, क्योंकि आई का वैल्यू 1 है। तो फिर जाकर के ये आ जाएगा यहाँ से डू के पास, ठीक है। डू आया, फिर नीचे आएगा, यहाँ पे प्रिंट एफ फंक्शन मिला। फिर जाकर के आई के वैल्यू को ये प्रिंट कर देगा 0 से 1 था तो 1 प्रिंट कर देगा। फिर आई के वैल्यू को इंक्रीज करेगा, यानी कि 1 से 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये रन होते जाएगा, ठीक है। सबसे पहले डू के पास आएगा, जो काम रहेगा वो काम कर लेगा। फिर जाकर के यहाँ पे लास्ट में कंडीशन चेक करेगा।
तो डू वाइल लूप इस तरह से चलता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे एडवांटेज ऑफ लूप। तो लूप के एडवांटेज को हम समझते हैं सबसे पहला पॉइंट के हेल्प से। रिड्यूसेज कोड रिपीटेशन, ये जो है कोड को जो बार बार रिपीट करना पड़ता है उन चीजों को काफी कम कर देता है, जैसे कि आप एग्जांपल में देखे भी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मैक्स प्रोग्राम कंसिस, ये जो प्रोग्राम जो होता है उसको काफी कंसिस बना देता है। नेक्स्ट है इम्प्रूव्स एग्जीक्यूशन स्पीड, और ये जो एग्जीक्यूशन का स्पीड जो होता है कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना वो काफी फास्ट हो जाता है। नेक्स्ट है इजी टू मेंटेन, और इसे आसानी से हम मेंटेन भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको एडवांटेज लूप का अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आपका आज का लेक्चर द एंड हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड वाचिंग द वीडियो। और अभी तक यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपके पास अपडेटेड वीडियो पहुंच जाए। और यदि वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो आप लाइक भी कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।